नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, सबसे पहला बिंदु शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, उसके कार्य व सिद्धांत, ये अपन पढ़ रहे थे। जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा के बारे में अपन ने सबसे पहले जाना है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है किसी भी बालक का चहुमुखी विकास करना, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा होता है। शिक्षा का मतलब होता है सीखना या जानना, जिसको अपन ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। शिक्षा के बाद में अपन ने पढ़ा है प्रबंधन को। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करना, एक सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को करना और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यही कहलाता है आपका प्रबंधन। तो ये शिक्षा, ये प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति और इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, इनके अलावा शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य और सिद्धांत हैं, ये भी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो जिन्होंने भी वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो ज़रूर देखेगा। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे फैक्ट जो हैं अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि प्रबंधन जो है, इस प्रबंधन का जनक, ये प्रबंधन का जनक या गुरु, ये कौन है? ये है आपका पीटर ड्रेकर। तो ध्यान में रखना है, प्रबंधन का जनक या गुरु कौन है? पीटर ड्रेकर है। आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल है। और हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के जो कार्य बताए हैं, वो कितने बताए हैं? इन्होंने 5 कार्य बताए हैं। और अपन ने जो सूत्र पढ़ा था हेनरी फेयोल का, वो कौन सा है? POCCC, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये जो 5 कार्य हेनरी फेयोल ने बताए हैं, इसके अलावा हेनरी फेयोल ने बताए हैं 14 सिद्धांत बताए हैं प्रबंधन के। प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए हैं? 14 सिद्धांत बताए हैं प्रबंधन के। किन्होंने? हेनरी फेयोल ने। तो इन्हें कहते हैं अपन आधुनिक प्रबंधन का जनक। हेनरी फेयोल को अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। शैक्षिक प्रबंधन का जो जनक है, वो कहलाते हैं आपके लुथर गुलिक। और लुथर गुलिक ने जो कार्य बताए हैं, वो बताए हैं आपके पोस्ट कोर्ब, POSD और CORB। ये सूत्र इन्होंने दिया है लुथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब का, जिसमें P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग और CO, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि बजट निर्माण। ये जो 7 कार्य बताए हैं, ये बताए हैं आपके लुथर गुलिक ने। इनके अलावा इन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं। तो इनके कार्य और इनके सिद्धांत ये भी अपने डिटेल से पढ़ लिए हैं। तो प्रबंधन के जनक कौन है? पीटर ड्रेकर है। आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयोल है। और शैक्षिक प्रबंधन के जनक कौन है? लुथर गुलिक है। इनके अलावा वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? FW टेलर है। ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। भारतीय प्रबंधन के जनक की अगर अपन बात करें, तो भारतीय प्रबंधन का जनक है अरिंदम चौधरी। प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? प्रबंधन का पहला कार्य और मुख्य कार्य है नियोजन, यानी कि योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग। ये प्लानिंग जो है, यह इस प्रबंधन का मुख्य कार्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्लानिंग जो है, यानी कि योजना बनाना जो है, प्रबंधन का मुख्य कार्य है। हेनरी फेयोल ने भी सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बताया है और लुथर गुलिक ने भी सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बताया है। तो अपन किसी भी कार्य को करते हैं, यानी कि कोई भी काम अपन अगर करेंगे, तो सबसे पहले अपन उसकी क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। ये है प्रबंधन का मुख्य कार्य है। तो प्रबंधन का मुख्य कार्य प्लानिंग, यानी कि नियोजन। प्रबंधन का जो अंतिम कार्य है, वह है निर्णय लेना। प्रबंधन का सार यह है समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन प्रबंधन का सार है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। प्रबंधन का शक्तिग्रह यह कहलाता है आपका संप्रेषण।
देखिए कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है, यह अगर मजबूत होगा, अगर संप्रेषण मजबूत होगा तो वह प्रबंधन जो है और अधिक मजबूत होगा, वह प्रबंधन अच्छी प्रकार से हो सकेगा। तो प्रबंधन का जो शक्ति ग्रह है वो क्या है, आपका संप्रेषण है। प्रबंधन का भविष्य ये क्या है, निर्णय। निर्णय ही प्रबंधन का भविष्य है। जो अपन निर्णय लेते हैं वह क्या कहलाता है, इसका भविष्य कहलाता है। प्रबंधन का हृदय यह है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अपन तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने पास मोटिवेशन नहीं है, अगर अपने पास अभिप्रेरणा नहीं है, तो अपन उस कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए प्रबंधन का जो हृदय है वह क्या है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन। अब ये जो संसाधन है यह भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होते हैं भौतिक संसाधन, एक होते हैं मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन, इनमें आएगा आपका भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, ब्लैक बोर्ड, शैक्षिक सामग्री, जितनी भी शिक्षण सामग्री है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, आपके भौतिक संसाधन में आ जाएगी। मानवीय संसाधन की अगर अपन बात करें तो संस्था प्रधान जो है आपका प्रधानाचार्य है, शिक्षक है, शिक्षार्थी, अभिभावक, कर्मचारी, स्थानीय लोग, जितने भी मानवीय लोग हैं सारे के सारे आपके मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। संसाधन के बाद में अपन पढ़ते हैं कि विद्यालय जो है, इस विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो विद्यालय का मस्तिष्क क्या है, संस्था प्रधान या जो प्रधानाचार्य है, एचएम जो है, वही विद्यालय का मस्तिष्क है। क्योंकि जो संस्था प्रधान होता है वही स्कूल को यानी कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। तो उस विद्यालय का मस्तिष्क कौन कहलाएगा, आपका संस्था प्रधान कहलाएगा। विद्यालय का जो नाड़ी तंत्र है, यह नाड़ी तंत्र कौन है, जितने भी जो शिक्षक होते हैं वह उस विद्यालय के नाड़ी तंत्र होते हैं। विद्यालय का केंद्र बिंदु कौन है, यह शिक्षार्थी है। क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है इसी शिक्षार्थी पर किया जाता है, इसी शिक्षार्थी पर दिया जाता है। तो विद्यालय का मस्तिष्क संस्था प्रधान, विद्यालय का नाड़ी तंत्र सारे के सारे शिक्षक, विद्यालय का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी, विद्यालय का जो हृदय है वह क्या होगा, पुस्तकालय होगा, और विद्यालय का स्पार्क प्लग यह समय सारणी है। देखिए 2-3 जो कोटेशन है वह इम्पोर्टेंट है। पहला कोटेशन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कोटेशन किसका है? यह कोठारी आयोग का कोटेशन है। कोठारी ने दिया था 1964 के लगभग यह कोटेशन दिया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह किसका कोटेशन है, किसका कथन है? तो कोठारी आयोग का। प्रधानाचार्य को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, यह राय वर्ण का। इन्होंने यह राय दी कि प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए, दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। क्योंकि एक स्कूल जो होता है, एक विद्यालय जो होता है, उसको मैनेज करना, उसमें सारी व्यवस्थाएं देखना किसका काम होता है, प्रधानाचार्य का काम होता है। और ये प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क होता है, इसको दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। वह व्यक्ति ही प्रधान अध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, साहसी, तर्कवान और धैर्यवान है। यह जो कथन है यह है आपका कुंबली का। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व अपन देखते हैं तो ये निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, मानवीय संबंध और संचार, ये इसके मूल तत्व है 4। ये 4 मूल तत्व आपको ध्यान में रखने हैं। जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के 3 मूल तत्व बताए हैं। कितने मूल तत्व बताए हैं? 3 मूल तत्व है। किन्होंने? जे हार्टले ने। वैसे मूल तत्व कितने हैं? वैसे मूल तत्व हैं आपके 4, लेकिन स्पेशली अगर पूछे जे हार्टले ने कितने बताए हैं तो 3 बताए हैं। इनपुट यानी कि अदा, और प्रोसेस यानी कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, और आउटपुट यानी कि प्रदा। तो ये 3 जो मूल तत्व है शैक्षिक प्रबंधन के, ये किन्होंने बताए हैं? हार्टले ने बताए हैं। जिसमें इनपुट में इन्होंने बताया है कि भवन, फर्नीचर, जो खेल के मैदान हैं, शिक्षक, छात्र, अधिगम सामग्री और तकनीक, ये सारे के सारे जो है आपके इनपुट में आएंगे। प्रोसेस में आएंगे विकास, क्रय विक्रय, वित्त विभाजन, कार्यालय का प्रबंधन, ये सारे हैं आपके प्रोसेस में आएंगे। और जो आउटपुट में आपको मिलेगी उपलब्धि, नवीन क्षेत्र, जो भी तर्क, जो भी चिंतन नए नए प्रकार के करते हैं, जो भी मनोवृत्ति है वह आएगी आपके आउटपुट में। तो आपको
ये सब रटना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं, तो 3 तत्व बनाए हैं। ये 3 तत्व जो है इनके नाम ध्यान में होने चाहिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। शिक्षा की व्यवस्था अपन देखते हैं। देखिए 1950 में शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया। पहले शिक्षा किस में शामिल थी? राज्य सूची में शिक्षा शामिल थी। राज्य सूची का विषय थी शिक्षा। तो राज्य सूची का जब विषय थी तो शिक्षा के बारे में जो भी व्यवस्था करनी थी, शिक्षा के बारे में जो भी निर्णय लेना था, वो सारा का सारा निर्णय किसके अधीन था? राज्य के अधीन था। तो सभी राज्यों में अलग-अलग शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई। पूरे देश में शिक्षा की एक जैसी व्यवस्था करने के लिए इस शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटाया गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ था 1976 में, इसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देखिए सूची जो होती है वो आपकी 3 होती है। एक तो होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है आपकी समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय होंगे उन पे जितना भी अधिकार होगा वह उस राज्य का होगा। केंद्र सूची में जो भी विषय होंगे उन पे पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का होगा और आपके जो समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उन पे जो अधिकार है वह राज्य और केंद्र दोनों का होगा। तो शिक्षा के बारे में अगर सोचा गया, शिक्षा के बारे में जानकारी ली गई, तो ये सोचा गया कि शिक्षा जो है अगर राज्य सूची का विषय बन जाएगी तो पूरे देश में समुचित शिक्षा जो है, एक जैसी शिक्षा है, उसका विकास नहीं हो सकेगा। तो शिक्षा को राज्य सूची से हटाया गया और किस में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। 1954 में एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होती है 1954 में। इसी शिक्षा मंत्रालय का जो नाम है वह चेंज कर दिया जाता है 1985 में और क्या कर दिया जाता है? एमएचआरडी कर दिया जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह नाम कर दिया जाता है। उसके बाद में 2020 में एमएचआरडी को पुनः एमओई यानी कि शिक्षा मंत्रालय यह नाम कर दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपने, शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्रालय बनाया गया सबसे पहले 1954 में। उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय का नाम चेंज किया गया 1985 में, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद में 2020 में वापस एमएचआरडी का नाम बदल के एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो ये थोड़ी सी आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको जानना है, ये ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का विकास। तो राजस्थान में सबसे पहला जो स्कूल है वह 1819 ईस्वी में अजमेर में स्थापित किया गया और अजमेर में किन्होंने स्थापित किया? पादरी जोवेज केरी ने स्थापित किया था। इसीलिए राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वह कौन है? जोवेज केरी हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको, यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? जोवेज केरी है। राजस्थान में पहला बालिका स्कूल खोला गया था 1866-67 में जोधपुर में। कौन सा स्कूल है? ह्यूसन गर्ल्स स्कूल जोधपुर में खोला गया है ये। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के केंद्र की अगर अपन बात करें तो वह है अजमेर। अजमेर में सबसे पहले स्कूल खोले गए थे क्योंकि अजमेर में ही एजीजी बैठता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यह अजमेर में ही बैठता था। अंग्रेज जो थे वह अजमेर में ही रहते थे। इनके जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अपन ने 1857 का संग्राम पढ़ा है, उसमें डिटेल से पढ़ा है एजीजी को। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले वाले वीडियो जरूर देखेगा। शिक्षा के और केंद्र थे आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों पे सबसे पहले स्कूलों की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। सबसे पहला जो स्कूल है वह 1819 में स्थापित किया गया था अजमेर में। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, यहाँ से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था
पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? प्रबंधन की संकल्पना, प्रबंधन का अर्थ और प्रबंधन के कार्य और सिद्धांत। यह जो पहला टॉपिक है, यह अपने डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी ओर अपन बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन। देखिए, प्रबंधन अलग होता है और प्रशासन अलग होता है। इनको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो राजस्थान में शिक्षा का जो संचालन है, वह कौन करता है? शिक्षा विभाग करता है। शिक्षा विभाग जो होता है, उसका अध्यक्ष होता है, वह होता है शिक्षा मंत्री। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था अपन देखते हैं राजस्थान में क्या है, तो सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर क्या होता है? शिक्षा विभाग होता है, जिसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। और राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है, यह मैंने अभी बताया है कम्युनिटी बॉक्स में। आपको नहीं पता है तो वो देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि राजस्थान का नया शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा विभाग के नीचे काम करता है सचिवालय। अपना सचिवालय कहाँ है? अपना सचिवालय है जयपुर में। सचिवालय एक ही होता है, जो कि जयपुर में है। इस सचिवालय का मुखिया जो होता है, वह होता है मुख्य सचिव। सचिवालय के नीचे काम करता है निदेशालय। निदेशालय हैं अपने दो, एक तो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और एक है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। दोनों के दोनों निदेशालय आपके बीकानेर में स्थित हैं। निदेशालय का जो मुख्य होता है, वह होता है निदेशक। तो अब ये सचिवालय क्या कार्य करता है और सचिवालय क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, ये पूरी की पूरी जो बात है, ये डिटेल से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जो निदेशालय है, यह करता है प्रबंधन का कार्य। यानी कि जो भी शैक्षिक नीति प्रारंभ होती है, जो भी शिक्षा की नीति प्रारंभ होती है, शिक्षा की नीति बनती है, उन शिक्षा की नीतियों को लागू करना, उन शिक्षा की नीतियों का क्रियान्वयन करना, वह कौन करता है? वह करता है निदेशालय। और ये जो शिक्षा की नीति है, ये बनाता कौन है? यह बनाता है सचिवालय। तो सचिवालय आपका होगा प्रशासन, और प्रबंध करने वाला, जो शैक्षिक प्रबंध करने वाला है, वह है आपका निदेशालय। यह कहलाएगा आपका प्रबंधक है। तो ये सचिवालय, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये सारी जो बातें हैं अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।